नमस्कार, मैं दीपक कुमार। इन दिनों पर्दा प्रथा को लेकर कर्नाटक में चर्चाएं खूब तेज है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई। कुछ धार्मिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां ने इस बात को इतना तुल दी कि इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि इस मामले को तुल देकर पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक और हॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड तक इस मामले में प्रतिक्रिया दे चुके हैं। सरकार ने यह मंशा जारी कर दी है कि यह भारत का आंतरिक मामला है, किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बता रहे हैं, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जब महिलाओं को कुछ भी पढ़ने से आज़ादी से वंचित रखा जा रहा है। कुछ को हिजाब भगवा होते देख कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। ये मामला अभी कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां हिजाब के समर्थन में खड़े हैं, तो कुछ लोग भगवा के पक्ष में खड़े हैं। जैसे जैसे हम शिक्षित होते हैं वैसे वैसे हमारे विचार बदलते हैं। रीतियाँ हो या प्रथा हमारे संस्कृति का एक अंग भी है, और जैसे जैसे हम शिक्षित होते हैं वैसे वैसे हम ढलते भी हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जातिवाद हो या पहनावा, रीतियाँ हो या प्रथा, हमें वैसे वैसे ढलते रहना चाहिए जिससे मानव का विकास हो सके। जिससे मानव के विकास हो सके वैसे परिवर्तन होने भी चाहिए। लेकिन कुछ धार्मिक संगठन, कुछ राजनीतिक पार्टियां चुनाव को देखते हुए शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से ध्यान भटकाकर इसे 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं। अल्लाह अकबर और जय श्री राम नारों के बीच कुछ जगह टकराव हो रहे हैं, तो कुछ अलग प्रदर्शन जारी है। हालांकि यह मामला पूरे देश भर में फैल चुका है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के कुछ राजनीतिक पार्टियां, बुद्धिजीवी तथा धार्मिक संगठनों ने इस बात को तुल देकर हिजाब बनाम भगवा शॉल के रूप धारण कर दिया है। कोई जगह जगह टकराव भी हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है जिससे लोगों को क्षति पहुंचे। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन देश के कुछ राजनेताओं, बुद्धिजीवियों तथा कुछ धार्मिक संगठनों ने इस बात को तुल देकर हिजाब बनाम भगवा की जंग में तब्दील कर दिया है। हालांकि इस बात पर हम कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हम इतिहास में लेकर चलते हैं क्या होता है बुर्का, नकाब और हिजाब। इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस्लाम धर्म इस बारे में क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, हम सारी प्रक्रिया के बारे में आपको समझाएंगे। आइए हम जानते हैं। इतिहास में नज़र डालें तो साक्ष्यों से पता चलता है कि इस्लाम की अंतिम पैगंबर द्वारा पर्दा प्रथा की शुरुआत नहीं हुई थी। यह अरब में पहले से ही मौजूद था। सूरह अल-अहज़ाब के आयत 59 में कहा गया है, हे पैगंबर, अपनी पत्नियों, महिलाओं और बेटियों और अपने ईमान वालों से कहो कि वो जब भी घर से बाहर निकले तो अपने आप को चादर से ढक कर निकले या घूंघट या किसी भी तरह से ढक कर निकले। रिपोर्ट बताती है कि इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद द्वारा ये पर्दा की शुरुआत नहीं हुई थी। अरब में पहले ही उच्च महिलाओं के परिधान में उपस्थित था। कुरान के सूरा 33:53 में कहा गया है कि हे पैगंबर, तुम उससे कुछ भी मांगो तो पर्दे के पीछे से मांगो। यानी ऐसा इससे लगता है कि वहाँ पर्दा प्रथा की कुरीतियाँ व्याप्त थी। कुरान में हिजाब शब्द का उल्लेख नहीं है, खिमार शब्द के उल्लेख है। हालांकि ये महिलाओं के कपड़ों से संबंधित नहीं है, हालांकि इनके कई नाम भी है। इस्लाम के हिजाब प्रथा की शुरुआत ऐसा माना जाता है कि मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका तथा अरब सागर के प्रांतीय क्षेत्र में हुआ था। यह उच्च वर्ग के महिलाओं के परिधान में शामिल था। मुहम्मद के बाद कई पीढ़ियाँ न तो यहाँ घूंघट अनिवार्य था, न ही हिजाब अनिवार्य था। लेकिन यह प्रथा इस्लाम में तो है, लेकिन कुरान में इसके रूप में खिमार का शब्द किया गया है। हिजाब नकाब से काफ़ी अलग होता है। इसका अर्थ पर्दे से है। पर्दे का मतलब ये नहीं कि कपड़े का पर्दा, ये पुरुषों और महिलाओं के बीच एक पर्दा है। हिजाब का मतलब बालों को ढकना ही है, यानी किसी भी कपड़े से गर्दन और बाल ढकना ही हिजाब कहलाता है। हिजाब का मतलब सिर ढकने से ही है, यानी किसी भी कपड़े से बाल और गर्दन ढकने से ही उसे ही असल में हिजाब कहा जाता है। हिजाब में चेहरा दिखता रहता है। यही प्रथा को हिंदुओं में घूंघट कहा जाता है। ये भी पुरुषों और महिलाओं के पर्दे से ही है। ग्रामीण क्षेत्रों तो राजस्थान राज्यों में ये देखने को मिलती है। बुर्का एक चोला की तरह है। इसमें महिलाओं के पूरी शरीर ढका होता है। शरीर से लेकर पांव तक
आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी आँख पे जालीदार कपड़ा रहता है ताकि लोग बाहर की चीज़ों को देख सके। इसमें शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ पश्चिमीकरण देशों में इसे अबाया भी कहा जाता है। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा ही है। यह सिर पर लगा होता है तथा इसमें आंखें कवर नहीं होती, एक तरह के कपड़े के पर्दे ही है, लेकिन यह सिर पर बंधा होता है। इसमें आंखें कवर नहीं होती, लेकिन चेहरा नहीं दिखता है। दुपट्टा काफ़ी आम परिधान है। यह हिंदू महिलाओं तथा स्कूल कॉलेज की यूनिफॉर्म में आपको देखने को मिलती है। लंबा स्कार्फ होता है, यह कंधे पर ओढ़ा जाता है। इसे ढीले ढाले कपड़े पर ही यूज किया जाता है। यह साउथ एशिया में प्रचलित है। तो 60-70 के दशक के बीच में मुस्लिम देशों में यह पश्चिमीकरण का बोलबाला होने लगा कि 1979 में ईरान में एक ऐसा कानून बना जिसे महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर हिजाब पहनना होगा। हालांकि इसका काफ़ी भी विरोध हुआ था। कर्नाटक में हिजाब विवाद दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था, जब एक कॉलेज के भीतर मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि 8 लड़कियों ने इस चीज़ को विरोध किया था, यह कहकर कि यह मेरा धार्मिक अधिकार है। के बाद हिजाब के विरोध में कुछ बच्चों ने भगवा शॉल और गमछे का उपयोग करना शुरू कर दिया। इससे विवाद काफ़ी गहराता चला गया। हालांकि ये सब स्टूडेंट अपनी मर्जी से नहीं किए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो भगवा शॉल और टोपी खरीदे, वो भी एक बच्चे के लिए नहीं, बहुत सारे बच्चे के लिए। और ये हर जगह ऐसा होने लगा हो। कुछ धार्मिक संगठन तथा कुछ राजनीतिक पार्टी ने ऐसा करने के लिए उन्हें उकसाया होगा। ज़्यादातर सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास पैसे नहीं होता, वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जिसके पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं वो प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। हालांकि इस मामले को कुछ कॉलेज के टीचरों द्वारा इसे सॉल्व करने की कोशिश भी की गई, लेकिन इस मामले में कोई हल नहीं निकल सका। अब बात करते हैं हम संविधान की। संविधान इस मामले में क्या कहता है। संविधान में 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी 25 में किसी भी धर्म को पालन करने और तथा प्रचार करने का अधिकार भी है। कि आर्टिकल 25 के 1 में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार कुछ धार्मिक चीज़ों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। इसके अलावा सिख धर्म के लोगों को खास छूट दी गई है। आर्टिकल 25 के 2 में कहा गया है सिख धर्म के लोगों को कृपान धारण करने तथा इसको लेकर चलने को धर्म का अंग माना जाएगा, इस पर प्रतिबंध नहीं लग सकता है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। सेकुलर शब्द यूरोप की देन है। रिलीजन और सरकार को यूरोप में अलग रखा गया था, संप्रदाय के झगड़े बंद हो सके तथा तथ्य और शुद्ध को और शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। फ्रांस एक सेकुलर देश है। फ्रांस सरकार किसी भी धर्म के पक्ष और विपक्ष में कोई भी कानून नहीं बनाती, ऐसा करना रूढ़िवादी माना जाता है। दूसरी तरफ भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन यहाँ के राजनीतिक पार्टियां धर्म से दूर भी नहीं रहती। दुनिया भर में बहुत सारे कंट्री अपने आप को सेकुलर मानती है, लेकिन सेकुलर को लेकर बहुत सारे विरोधाभास है, कोई भी स्पष्ट वर्णन नहीं है। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले को राजनीतिकरण कर दिया। उस मामले में ट्वीट किया था कि महिलाओं को यह अधिकार है कि वह बिकिनी, बुर्का या किसी भी तरह से पहन सकता है, लेकिन क्या आप बुर्का पहन के स्कूल जा सकते हैं क्या? अलग अलग संस्थानों में, प्राइवेट को स्कूल कॉलेज में भी या आप न्यायालय में भी देखते होंगे कि एक ड्रेस कोड लागू होता है और उसे पालन करना अनिवार्य भी है। जब संविधान बन रही थी तो तजामुल हुसैन ने कहा था कि धार्मिक शिक्षा को देने का अधिकार सिर्फ माता पिता को होना चाहिए, किसी और को नहीं। उनकी मांग थी कि किसी भी धर्म के किसी भी लोगों को रिलीजन, सिंबल या किसी भी धार्मिक कपड़े पहनने के लिए छूट नहीं होनी चाहिए। अम्बेडकर भी चाहते थे कि भारत में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू होना चाहिए था। उनकी हिजाब के कुछ फ़ायदे और नुकसान भी है। जो धार्मिक परंपरा के लोग हैं वो बिना हिजाब के बच्चियों को स्कूल नहीं भेजेंगे। इससे बहुत सारी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाएगी। बहुत ऐसी महिलाएं जो बुर्का और हिजाब से आज़ादी चाहती है, इन कुरीतियों से दूर होना चाहती है और शिक्षा को अपनाना चाहती है। दुनिया के कई देशों में बुर्का और हिजाब सार्वजनिक स्थानों पर पहनने पर पाबंदी है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, चाइना, बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, श्रीलंका ऐसे देशों में बुर्का बैन है। नॉर्वे में बुर्का बैन इन स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए है, लेकिन श्रीलंका में पब्लिक सिक्योरिटी को देखते हुए बुर्का को बैन किया गया है। नॉर्वे में स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए तो डेनमार्क में 11,500 रुपये फाइन किया गया है। बेल्जियम में
इसके लिए 7 दिन के लिए जेल हो सकती है और फ्रांस में 13,500 रुपये इसके लिए फाइन किया जाता है। स्विट्जरलैंड में फुल फेस कवरिंग पर रोक दी गई है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग रहते हैं। फिर भी ऐसी राजनीतिक पार्टियाँ लोग ऐसी नफरत फैलाते हैं कि किसी भी तरह से उन्हें चुनावी लाभ मिल सके। शिक्षण संस्थानों को यह अधिकार भी है कि वह ड्रेस कोड तय करें, जैसे प्राइवेट संस्थान तथा प्राइवेट स्कूल कॉलेज करते हैं। दूसरी तरफ तमाम लड़कियां जो शिक्षा की ज्योति जलाकर अपने जीवन के अंधियारा दूर करना चाहती है और जो धार्मिक परंपराओं के खिलाफ जाकर अब शिक्षित होना चाहती है और अपने जीवन के अंधियारा दूर करना चाहती है, कि दूसरी ओर ऐसी बहन बेटियां भी है जो इस बात से डरी हुई है। दूसरी ओर हमारी ऐसी बहन बेटियां भी है जो इस बात से डरी हुई है कि कुछ लोगों को या समाज को ऐसा पता न चल जाए कि वो स्कूल जाने से पहले अपने हिजाब उतार लेती है तो न जाने उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि सभी धार्मिक संगठनों को यह विचार करना चाहिए कि शिक्षा का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से कहीं ऊपर है। ज्ञान की ज्योति जलाकर समाज के अंधेरा दूर किया जा सकता है, न कि बुझाकर। हमारे देश के लोगों को धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा को बढ़ावा दे तथा अपने बहन बेटियों को बिना हिजाब के भी स्कूल भेज सकती है। हम अपने देश के लोगों से यही विनती करना चाहेंगे कि धर्म से ऊपर उठकर शिक्षा को बढ़ावा दे, धर्म की राजनीति ना करे। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में लंबित है, इसे न्यायालय को ही फैसला करने दे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।